Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books, including many solved sample question papers for various IGNOU courses. So let us begin with the assignment MPS 3 Bharat लोकतंत्र और विकास इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो हमें किन्हीं 5 प्रश्नों का लगभग 500 शब्दों में उत्तर देना है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। संघवाद आधुनिक संवैधानिक व्यवस्थाओं की एक लोकप्रिय प्रवृत्ति रही है। भारत सहित कई विश्व के कई प्रमुख देशों ने इसे अपनाया है। वस्तुतः मतलब फॉलोइंग एक बड़े भौगोलिक आकार वाले देशों के लिए जिसमें सांस्कृतिक भाषाओं एवं जातिगत विभिन्नता विद्यमान हो, शासन को विकेंद्रित तथा करने एवं शासन की इकाइयों को प्रजातांत्रिक आकार प्रदान करने के लिए संघवाद को सर्वश्रेष्ठ उपकरण माना जाता है। जैसे कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या उनको मैनेज करने के लिए एक संघवाद एक लोकप्रिय तरीका रहा है। और अमेरिका में सबसे पहले यूनाइटेड अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1787 में अपनाया गया था। मतलब इस 1787 में अमेरिका में अपनाया गया था। उसके बाद बहुत से देशों ने इसकी उपयोगिता और सार्थकता को अपने देश में इंक्लूड किया था। जैसे कि भारत में भी ये लागू हुआ। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस टाइम विश्व की कई शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। तो उस अध्ययन के बाद भारत की भौगोलिक विस्तार एवं बहुसांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के लिए संघीय प्रणाली को ही उपयुक्त पाया। भारतीय संविधान में भी अन्य संघात्मक राज्यों की तरह केंद्र तथा राज्यों के स्तर पर 2 समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। जैसे अभी इंडिया में क्या होता है, एक नेशनल होता है और एक स्टेट होता है। तो ये 2 तरीके की सरकार इंडिया में चलती है। तो ये जब हमारे देश स्वतंत्र हो रहा था, हमारा देश जब स्वतंत्र हो रहा था, तो उस टाइम बहुत से जो देश हैं उनके शासन प्रशासन की प्रणाली को देखने के बाद यह सब लागू हुआ। भारतीय संघ ने प्रशासनिक एकरूपता का बल देते हुए विकास कार्यों के संयोजन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। प्रत्याजोतित योजित विधायन के माध्यम से भी केंद्र की शक्ति का अद्भुत रूप से विकसित होती गई, जिस कृति से संविधान में संशोधन किए गए, उससे ऐसा प्रतीत होने लगा भारतीय संघ एकात्मकता की ओर उन्मुख हो रहा है। जब सत्तारूढ़ और जून 1975 में से मार्च 1977 तक भारतीय राज्य एकात्मक राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक मजबूत केंद्र के बावजूद भारतीय संघ का झुकाव केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगी साझेदारी की ओर रहा है। सहयोगी साझेदारी में स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता होती है। जैसे स्टेट सेंटर पे डिपेंडेंट है, सेंटर स्टेट पे डिपेंडेंट है, दोनों का काम अच्छे से चलता है। जब इस तरीके की सरकार होती है तो वो कार्य बहुत अच्छे से संचालित किया जाता है। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन के विकास पर विस्तार से चर्चा कीजिए। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि एक ऐसी धुरी है जो अर्थव्यवस्था के विकास की दर को काफी सीमा तक निश्चित करती है। भारत एक किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे जो कृषक है और उसके जो तरीका है वो अर्थव्यवस्था को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इंडियन इकोनॉमी जो खेती है उस पर। भूमि ही सामाजिक सम्मान की द्योतक है। हरित क्रांति से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानताओं की खाई और चौड़ी हो गई। विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में इससे प्रभावित होकर कृषि उत्पादों कीमतों की लागत मूल्य में कमी को लेकर आंदोलन चला। उपनिवेशक भारत में कांग्रेस, साम्यवादी एवं कृषक आंदोलन। भारत में औपनिवेशिक शासन का मुख्य आघात कृषक वर्ग को झेलना पड़ा।
फलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या उसके द्वारा किसानों को संगठित किए जाने से पूर्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कृषक विद्रोह हुए। इनमें से मुख्य क्या कौन सा है? बंगाल का नील कृषक, मराठा किसान जागरण, बम्बई के किसान विद्रोह, पंजाब का कूका आंदोलन, मालाबार क्षेत्र का मोपला विद्रोह। तो ये सब क्या है? किसान आंदोलन हुए। 1934 में सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से बिहार किसान सभा ने, जिसकी स्थापना 1927 में हुई, एक व्यापक संगठन का रूप ले लिया, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण का सक्रिय सहयोग उन्हें हासिल हुआ। 1935 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा गठित हुई और ऐसे करते करते 1936 में कलकत्ता में ही बंगीय प्रादेशिक किसान सभा। 1939 में आचार्य नरेंद्र देव ने किसान सभा को कांग्रेस से पृथक कर दिया, क्योंकि उनके विचार में किसानों की मांगों की पूर्ति के लिए कांग्रेस पर दबाव डालने का यही एकमात्र तरीका था। तो इन्होंने क्या किया कि पहले ये कांग्रेस के साथ ही इंक्लूडेड थे, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए, जिसे हम अ, बंगाल में अलग बना। उसके बाद 1939 में आचार्य नरेंद्र देव ने किसान सभा को कांग्रेस से अलग कर दिया, ताकि जो किसानों की मांगे हैं उनकी पूर्ति हो पाए और किसान कांग्रेस पे दबाव बना पाए। फिर आता है तेलंगाना कृषक क्रांति, तिभागा आंदोलन। यह सब आंदोलन कृषकों के द्वारा किए गए थे। निम्नलिखित सब निम्नलिखित पर एक लगभग 250 शब्दों का संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तेलंगाना किसान विद्रोह। तेलंगाना स्वतंत्रता के बाद वर्षों में हुआ मुख्य किसान विद्रोह क्रांति थी। तेलंगाना में क्या हुआ था? इसका आरंभ निजाम के शासन के अधीन हैदराबाद राज्य में 1946 में हुआ और शीघ्र ही राज्य के अन्य जिलों में फैल गया। यह आंदोलन जागीरदारों द्वारा जबरन एवं अत्यधिक वसूली के विरोध में चलाया जा रहा था। उन्होंने क्या किया? अनाप शनाप लगान लगाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से क्या हुआ? भारत सरकार ने संबंधी उनकी गतिविधियां फिर भी जारी रही। तो 20वीं सदी के 5वें दशक तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ जिलों में 60 से 70% भूमि पर कब्जा कर लिया और 40 से 1 लाख या 1,50,000 एकड़ तक भूमि उनकी हो गई। 1947 तक इस आंदोलन में गुरिल्ला सेना भी संगठित हो गई। इस सेना ने जमींदारों से भारी मात्रा में हथियार छीन लिए और जमींदारों तथा स्थानीय पदाधिकारों को भगा दिया। किसान सोवियतों की सरकार भी कायम हुई। इस प्रकार भारत सरकार ने तेलंगाना आंदोलन का मुकाबला जहां दमनात्मक कार्यवाही द्वारा किया, दमनात्मक मतलब उसको दबा के, वहीं गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे ने इसका जवाब अपने प्रसिद्ध भूदान आंदोलन द्वारा किया। कांग्रेस सरकार भी इसी लक्ष्य को सामने रखकर भूमि सुधार और सामुदायिक विकास योजनाओं को लेकर आगे आई, किंतु जैसा स्वातंत्रोत्तर भारत में इन आंदोलन के परिणाम से स्पष्ट है, जमीन पर जमींदारों का दमनात्मक प्रभाव और कृषक वर्ग तथा भूमिहीन मजदूरों का शोषण चलता रहा। राजनीतिक राजनीतिक भागीदारी क्या हुआ? आधुनिक युग में विशेषकर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी आंदोलन के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास के लिए अनेक मापदंड स्थापित किए हैं, मतलब अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनके व्यवस्थाओं के लिए। उनमें राजनीतिक सहभागिता, मतलब कि जो ये पॉलिटिकल सहभागिता है, यह एक महत्वपूर्ण अंग है और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर राजनीतिक विकास के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को एवं राजनीतिक स्थायित्व व सत्ता के औचित्य आदि को समझा जा सकता है। तो ये आधुनिक युग में जो राजनीति विज्ञान है, उसमें जो व्यवहारवादी आंदोलन है, उसके अंतर्गत हमें राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे हम पॉलिटिक्स का जो कल्चर है और उसका स्थायित्व और सत्ता के औचित्य आदि को समझा जा सकता है। राजनीतिक सहभागिता के आधार पर राजनीतिक विकास को समझा जा सकता है, मतलब कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था कितनी विकसित है, इसका जो पैरामीटर है वो यह है कि वहाँ कितने प्रतिशत व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब रुचि रखते हैं या उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक स्थायित्व का परिलक्षक है। इसका मतलब है कि अधिक सुदृढ़ या राष्ट्रीयता का भावना से विकसित हो सकती है।
किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ या राष्ट्रीयता की भावना से विकसित हो सकती है, जहां व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक व्यवस्था की एक इकाई समझे, मतलब एक बेसिक यूनिट खुद को समझे, तो वहाँ की जो पॉलिटिकल जो व्यवस्था है वहाँ वो अत्यधिक सुदृढ़, मतलब कि अच्छी, और राष्ट्रीयता मतलब नेशनलिज्म की जो उसके अंदर भावना है वो तभी विकसित हो सकती है जबकि हर एक इंडिविजुअल अपने आप को एक इसका यह भी कारण माना जा सकता है जहाँ व्यक्ति को अपनी व्यवस्था वहाँ व्यक्तियों को अपनी व्यवस्था के प्रति अभिरुचि है, उसको लिए अपने आप को समर्पित कर देने के लिए तैयार है। ये कहाँ का एग्जाम्पल है? ये है हमारे पास जो जापान है। जापान में जो परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, तो लेकिन इतने कम दिनों में भी उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को कुछ काफी सुदृढ़ अवस्था में कर लिया, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को एक यूनिट की तरह समझा और काम करने में, मतलब अपने देश के लिए काम करने में अपने आप को समर्पित कर दिया। बात है हमारे पास भारत में क्षेत्रवाद की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। क्षेत्रवाद आज भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में अत्यंत व्यापक घटना है, मतलब बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्षेत्रवाद का। कोई क्षेत्रवाद कोई नई चीज नहीं है, जबकि ये पहले से चली आ रही है। क्षेत्रवाद भारतीय संघवाद की संकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रशीदुद्दीन कहते हैं कि राष्ट्रीयता एवं नृजातीयता की अवधारणाएं देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रो रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में लिखा है कि देश के समक्ष एक खतरा राज्यों का संघ से अलग हो जाने का था, तो दूसरी लोग और कुछ लोगों की आशंका थी कि प्रांतीयता की भावना या प्रदेश के लिए अधिक स्वायत्तता की बढ़ती मांग से अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जहां ऐसी आर्येतर जातियां जो भारत की संस्कृति की धारा में नहीं मिल पाई, यथा उत्तर पूर्व में मिजो और अन्य आदिवासी इलाके आदि, फिर दबे हुए वर्गों एवं समूह के राजनीतिक क्षेत्र में आ जाने से अधिकार के लिए उनकी आकांक्षा में विशिष्ट क्षेत्रों के में अलगाववादी आंदोलन हुए। पॉलिटिक्स इन इंडिया में जो रजनी कोठारी हैं उन्होंने लिखा है कि जो हमारे देश के सामने सबसे बड़ा जो फियर है वो ये था कि जो अलग अलग राज्यों में उसका बंटना, और उसकी वजह से क्या है कि जो बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो भारत की संस्कृति की धारा में नहीं मिल पाई हैं, और उनमें एक विशिष्ट अधिकार की इच्छा के कारण अलगाववादी आंदोलनों का हमें देखना पड़ेगा। मायरन बीनर लिखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां विकसित हो रही हैं। इनमें एक संस्कृति जिला स्तर पर पाई जाती है, और जो दूसरी संस्कृति है वो उसका प्रभुत्व नई दिल्ली में है, जो राष्ट्रीय स्तर की संस्कृति है। राज्य और जिला स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदार केंद्रीय स्तर के भागीदारों द्वारा मतलब अपनी श्रेष्ठता थोपते हैं, जो ये केंद्रीय स्तर पर होते हैं राज्य वालों के ऊपर। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद की चर्चा निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। क्षेत्रीयवाद बनाम अंतर्राज्यीय झगड़े के रूप में स्वायत्तता, क्षेत्रीयवाद के संबंध में भाषावाद, संदर्भ में उत्तर दक्षिण की भावनाएं, जो क्षेत्रवाद के संबंध में उत्तर दक्षिण की भावनाएं हैं, भारतीय संघ से पृथक होने की प्रवृत्ति, और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अभ्युदय। प्रश्न 8 है हमारे पास, मानव विकास के लिए बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विकास प्रक्रिया की पर्याप्तता के लिए उपाय के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, और यह मूल रूप से उन वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा पर केंद्रित रहा है जिनकी अभावग्रस्त जन समुदाय को आवश्यकता होती है। सहभागिता का क्या प्रयोजन है या किस रूप में की जानी चाहिए? सहभागिता का अधिकार मूलभूत आवश्यकता के जन्म और एवं दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। जो मूलभूत आवश्यकताएं एवं उपसंहार है, यह मानव संसाधन विकास के लिए यह एक यंत्र है। वैश्वीकरण के इस युग में मूलभूत आवश्यकताओं को सुयोजित करने में किसकी भूमंडलीकरण की एवं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की क्या क्या भूमिका हो? आलोचकों के अनुसार आवश्यकताएं संतुष्टि, प्रसन्नता एवं बाजार आधारित अभिगम केवल एक पक्ष प्रस्तुत करता है।
इस प्रकार मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ आवश्यकताएं संतुष्टि, प्रसन्नता एवं बाजार में जो आधारित हैं उनके ऊपर एक पक्ष रखता है। मानव विकास क्या है? एक बहुआयामी प्रक्रिया, मतलब ये मल्टी डायमेंशनल है और अवसरों एवं क्षमताओं की सापेक्ष धारणा का निर्माण निर्माण करता है। मतलब अपॉर्चुनिटीज और कैपेसिटीज का डेवलपमेंट करता है। बाजार एक ऐसी व्यवस्था होता है जिसमें विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न वस्तुएं महत्व रखती हैं। इस पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए इसे संकल्पित करने का प्रयास किया है। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignuwala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.